आप सबसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। क्योंकि अब उन दोनों के बीच का कांटा जो हट गया था। अर्तव इस वक्त ऑफिस में कैबिन में बैठा हुआ था और लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। अर्तव ने कॉल पिक की और बोला, आखिर कुत्ते को शेर की याद आ ही गई। बोलो। अपनी बेइज्जती सुनकर फोन की दूसरी तरफ से आदमी गुस्से के साथ बोला, मत बोलो कि हम लोग पार्टनर्स हैं। और पार्टनर से कोई ऐसी बातें करता है। जिस पर अर्धव ने व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला, पार्टनर नहीं, पार्टनर कभी अपने पार्टनर के साथ गद्दारी नहीं करता। लेकिन तुम लोग कर रहे हो, मेरे बारे में छानबीन कर रहे हो। क्या अपने पार्टनर पर इतना भी यकीन नहीं? दूसरी तरफ से आदमी बोला, यकीन तो पूरा है, लेकिन ये हजम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जिस पर अर्धव ने सीरियस आवाज में बोला, जो खाना हजम ना होना उसे खाना नहीं चाहिए। और जब तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं तो मैं तुम लोगों के साथ पार्टनरशिप क्यों करूं? मैं खुद ही सिया रायजादा को मारकर उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगा। तुम लोग बस मुझ पर शक करते रहो और मेरे खिलाफ सबूत ढूंढते रहो। दूसरी तरफ से घबराहट भरी आवाज आई, नहीं नहीं, तुम्हें क्या बोल रहे हो? हमें और हमारे बॉस को तुम पर ही पूरा यकीन है। मैं अपने सभी आदमियों को मना कर दूंगा। अर्थप ने सस्पेंस मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं पार्टनर, अगर तुम वाकई में मेरे साथ पार्टनरशिप रखना चाहते हो तो जो लोग मेरे खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं उन्हें सजा दो। लेकिन उन्हें सजा तुम नहीं, मैं खुद दूंगा, वह भी अपने ही स्टाइल में। लेकिन अगर तुम्हें मेरी पार्टनरशिप मंजूर नहीं है तो नो प्रॉब्लम। इतना बोलकर अर्थव ने कॉल कट कर दी थी और मुस्कुराते हुए खुद से बोला, अर्थव सिंघानिया एक एक कुत्तों को उसकी जगह मारेगा और शिकार खुद अपना शिकार शेर के पास भेजेगा। बोलते हुए अर्थक के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा खतरनाक हो गए थे। सभी लोग एक कमरे में मौजूद थे। राघवेंद्र सबकी तरफ देखते हुए बोला, अब कोई भी बिहान ठाकरे के खिलाफ सबूत नहीं ढूंढेगा। मेरे बॉस से बात कर ली है। उन्होंने सिया रायजादा को मारने का काम बिहान ठाकरे को सौंप दिया है। उन्होंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है। बोलते हुए राघवेंद्र गुस्से में सबको देखे जा रहा था। रोनित गुस्से में राघवेंद्र की तरफ देखते हुए बोला, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। और जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता, रोनित की बात सुनो। राघवेंद्र गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी यकीन का क्या, तुम्हारी औकात यहाँ दो कौड़ी भर की भी नहीं है। इसीलिए मैं जैसा भी कहूंगा ना, तुम लोगों को मानना पड़ेगा। और मैंने फैसला ले लिया है कि सिया राजयादव को बेहान ठाकरे ही मारेगा और यही मेरा फैसला है। और कोई भी मेरे खिलाफ के सर खिलाफ नहीं जाएगा और ना ही उसके खिलाफ कोई सबूत ढूंढेगा। राघवेंद्र की बात सुनकर अभिषेक उस पर चिल्लाते हुए बोला, भाई की तरह, जब तक मुझे भी यकीन नहीं हो जाता मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और वैसे भी तुम्हारा क्या फायदा? जो तो अपनी सगी बेटी का नहीं हो सका, वो हमारा क्या होगा? घिन नजरों से राघवेंद्र को देखते हुए बोला, अरे, जिस बाप ने अपनी बेटी से बदला लेने के लिए अपनी ही बेटी को दांव पर लगा दिया, जिसकी इज्जत लूटने के लिए मेरे पास भेज दिया ताकि वो अर्तब सिंघानिया और क्या नाम है उसका, हाँ, करण प्रजापति, उन दोनों की दोस्ती को तोड़ सके। आखिर अब वो सब आदमी का भी भरोसा क्या कर सकते हैं? अभिषेक की बात सुनकर राघवेंद्र को बहुत गुस्सा आ रहा गया था। उसने गुस्से में अभिषेक का कॉलर पकड़ लिया और अभिषेक भी कम नहीं था। उसने भी गुस्से में राघवेंद्र का हाथों हाथ कॉलर पकड़ लिया था और फिर एक पंच उसके मुंह पर दे मारा था। कुछ ही पल में उन दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया था। दोनों ही एक दूसरे के जैसे जानी दुश्मन बन गए थे। यह देखकर सबने मिलकर जल्दी से उन दोनों को एक दूसरे से अलग किया। दोनों ही एक दूसरे को जलती निगाहों से गुस्से के साथ देख रहे थे। एक आदमी जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, जो उन सभी का लीडर था, गुस्से में दोनों पर चिल्लाते हुए बोला, क्या हो गया तुम दोनों को? और फिर राघवेंद्र की तरफ देखते बोला, तुम दूर हटो और बैठो वहां पर। फिर गुस्से से अभिषेक को देखते हो, और तुम भी, अगर तुम लोगों को भी अभी भी शक है तो तुम लोग बड़ी चालाकी से विहान ठाकरे के खिलाफ सबूत ढूंढो जिससे उसे तुम लोगों पर शक ना हो। और हाँ, अगर मेरी मानो तो उसके लिए किसी प्रोफेशनल को हायर करो। उस आदमी की बात सुनकर राघवेंद्र गुस्से से उसे घूरते बोला, लेकिन उसके खिलाफ सबूत ढूंढना ही क्यों है? मैं बोल रहा हूं ना कि वह अर्तिप सिंघानिया नहीं है और खुद ही
रोनित से पूछो, उसे तो विहान ठाकरे की हर पर नजर है ना। उसे बच्ची के सहारे तो तुमने खुद सुना था ना कि विहान ठाकरे ने खुद सिया को घर से निकाला था, और उसने खुद मेरे सामने उसे डिवोर्स दिया। फिर बार बार यही बात बीच में क्यों आ रही है कि वह अर्तव सिंघानिया है। राघवेंद्र की बात सुनकर वह आदमी कुछ सोचते बोला, हम लोग इतनी जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। पहले हमें उसके खिलाफ सब कुछ ढूंढना होगा, और अगर हमें उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला तो हम लोग उससे हाथ मिला लेंगे, लेकिन उससे पहले ही वह हमारा काम कर देगा। सिया रायजादा को मार देगा। अगर उसके बाद वह शख्स अर्तव सिंघानिया ही हुआ तब भी उसी की हार होगी। उस आदमी की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे थे। रौनित अभिषेक ने दो प्रोफेशनल लोगों को हायर किया था अर्तव सिंघानिया का पूरी नजर रखने के लिए, क्योंकि वो दोनों ही ये साबित करना चाहते थे कि वह आदमी अर्तव सिंघानिया ही है। अगर कहा जाए तो कुछ लोगों को यकीन था कि वह अर्तव सिंघानिया है, तो कुछ लोगों को नहीं था, और सभी को लोग खुद को ही सही साबित करने में लगे हुए थे। दोपहर का वक्त था। सिंघानिया मैंसन सुबह से ही निशाने को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सुबह ठीक से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, और अभी लंच के टाइम पर भी उसने पेट में दर्द का बहाना बना दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मिहिर के बिना उसे बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक आदत जो होती है ना, शायद उसे मिहिर की आदत हो गई थी, उससे लड़ने झगड़ने की आदत। निशा कमरे में बेड पर बैठी डिजाइन बना रही थी, लेकिन उसका दिमाग उसमें भी नहीं लग रहा था। निशा ने गुस्से से लैपटॉप को बंद कर दिया और अपने चेहरे को अपने हाथों से रख लिया। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी, तुमने लंच नहीं किया। इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर निशा ने अपनी आंखें खोल दी, और फिर अचानक से दरवाजे की तरफ देखा। करण अपने हाथों में खाने की थाली पकड़े हुए खड़ा था। करण खाने की थाली लेकर अंदर आया और थाली को मजे मेज पर रखकर निशा से बोला, तुम्हें लंच क्यों नहीं किया? तुमने सुबह भी ब्रेकफास्ट सही से नहीं किया था। निशा करण से अपनी नजरें चुराते हुए बोली, मुझे वो भूख नहीं है, तुम प्लीज खाना लेकर जाओ। इतना बोलकर निशा बेड से उठकर खड़ी हुई और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी करण ने निशा का हाथ पकड़ लिया। करण की इस हरकत पर निशा हैरानी से उसे देखने लगी थी। वहीं करण को कुछ अजीब लगा, और उसने जल्दी से निशा का हाथ छोड़ दिया और फिर हड़बड़ाते हुए बोला, आई एम सॉरी निशा, लेकिन तुम प्लीज लंच कर लेना। इतना बोलकर करण बिना रुके कमरे से बाहर निकल गया था। निशा उसे हैरानी से जाते जैसे देखती ही रह गई थी। वहीं करण बाहर आया तो गुस्से से खुद से बोला, ये मुझे अचानक से हो क्या रहा है? क्यों मैं इतना अजीब बिहेव कर रहा हूँ? अचानक से ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? इससे पहले तो कभी भी निशा के साथ, लेकिन अब उसके हाथ पकड़ने पर भी मेरी धड़कन इतनी ज्यादा तेज क्यों हो गई थी? और फिर वह गुस्से के साथ बोला, मुझे निशा से दूर रहना होगा, मैं अपनी रिम को धोखा नहीं दे सकता। इतना बोलकर करण गुस्से से वहां से चला गया था। वहीं निशा ने एक नजर लंच को देखा और फिर गुस्से से वॉशरूम की तरफ चली गई थी। उसका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए थे। करण जानबूझकर निशा को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगर वह बार बार निशा को देखेगा तो उसके दिमाग में हमेशा उसी के ख्याल आएंगे। और यह बात उसके लिए सही नहीं थी, क्योंकि उसने रीमा से प्रॉमिस किया था कि वह उसके अलावा उसकी जिंदगी में और कोई भी नहीं आएगा। फिर वह निशा की तरफ अट्रैक्ट कैसे हो सकता था? लेकिन जैसा उसने सोचा था कि निशा को इग्नोर करके निशा उसके दिमाग से निकल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। बल्कि निशा को ना देखने से करण की बेचैनी जैसे बढ़ रही थी। लेकिन फिर भी वह खुद को मजबूर करके निशा को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ निशा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ मिहिर ही मिहिर छाया हुआ था। हर तरफ उसे सिर्फ और सिर्फ मिहिर ही नजर आ रहा था। वहीं श्रुति भी अब अपने काम पर आने लगी थी और पूरे मन से अपने काम करने लगी थी। वह किसी को भी शिकायत का एक भी मौका नहीं दे रही थी, और ना ही अपने खिलाफ किसी को सबूत जिसे देखकर कोई उस पर शक कर सके। और वैसे भी उसके इरादे नेक थे। वह यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी, बल्कि अपनी बच्ची और खुद को बचाने आई थी। रौनित अभिषेक के आदमी अर्थव पर पूरी तरह से नजर रखे हुए थे। वो कब कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी छोटी से छोटी चीजों पर भी नजर रखे हुए थे। लेकिन 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी उन लोगों को उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था जिसे वो अपने बॉस को दिखा सके। रौनित के आदमी अभी भी श्रुति को ही ढूंढ रहे थे,
लेकिन श्रुति उसके हाथ नहीं लग रही थी और ना ही उसका कुछ भी अता पता चल रहा था। रात का वक्त था। सिंघानिया मैंसन अर्तप अपने कमरे में लैपटॉप पर आराम कर रहा था। तभी आरसी उसके कमरे में आई और बेड पर चढ़कर उसकी गोद में बैठ गई। आरसी ने इस वक्त हाफ नाइट सूट पहना हुआ था और उसके बालों का मैसी बन बना हुआ था, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। आरसी की इस हरकत पर अर्तप के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। उसने आरसी को सही से अपनी गोद में बिठा लिया। आरसी मासूमियत से बोली, डैडू, मुझे मम्मा और अर्थ समर्थ की याद आ रही है। मुझे उनसे मिलने जाना है। कल संडे है ना, तो क्या आप मुझे मम्मा के पास लेकर चलोगे? उसकी बात सुनकर अर्थम मुस्कुराते बोला, नहीं प्रिंसेस, डैडू को कुछ काम है ना, मैं तुम्हें करण के साथ भेज दूंगी, ओके? आरसी मुस्कुरा कर अपना सिर हाँ में हिलाते बोली, ओके डैडू। इतना बोलकर आरसी अर्थव की गोद से उठकर बेड पर चले लेट गई थी। अभी बड़ी मासूमियत से बोली, डैडू, आज मुझे आपके साथ सोना है। अर्थव प्यार से आरसी के माथे पर किस करते हुए बोला, ओके माय प्रिंसेस। इतना बोलकर अर्थव ने अपना लैपटॉप बंद करके साइड टेबल पर रख दिया और फिर बेड पर लेट गया। आरसी किसी छोटे से खरगोश की तरह उसके सीने से चिपक गई थी और फिर बोली, आई लव यू डैडू। और तब आरसी की बालों पर प्यार से अपना हाथ फेरते बोला, आई लव यू टू माई प्रिंसेस। अब अच्छे बच्चे की तरह अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। आरसी ने उसके कहे अनुसार ही अपनी आंखें ही ठीक से बंद कर ली और अर्थव प्यार से अपनी प्रिंसेस को सुलाने लगा था। कुछ देर बाद आरसी सो भी गई थी। अर्थव ने प्यार से आरसी के माथे पर किस की और फिर उसने नाइट लैम्प बंद कर दी थी। आरसी को खुद से चिपका कर अपनी दोनों आंखें उसने बंद कर ली थी। अगला दिन सिंघानिया मैंसन आरसी के साथ साथ छोटी सी निशिता भी सिया और अपने भाइयों के मिलना चाहती थी और आरसी और निशिता के फोर्स करने पर निशा को भी उन दोनों के साथ जाना पड़ा। कुछ ही देर बाद चारों सिंघानिया मंजिल से बाहर निकल गए। करण, निशा, निशिता, आरसी चारों गाड़ी में बैठे हुए थे। करण ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, वहीं निशा उसके बगल में और दोनों बच्ची पीछे वाली सीट पर थी। निशिता मुस्कुराते हुए आरसी से बातें कर रही थी, वहीं आरसी अपने फोन में बिजी थी। वो सब कुछ बताई जा रही थी। उसी वक्त आरसी का फोन बजा। आरसी ने फोन की स्क्रीन पर देखा तो उसका बॉयफ्रेंड नाम शोम हो रहा था। इस नाम को पढ़कर आरसी के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और उसने जल्दी से कॉल पिक की और बोली, हे हेलो बॉयफ्रेंड। आरसी के मुंह से बॉयफ्रेंड सब सुनकर निशा और करण ने हैरानी से पहले एक दूसरे का चेहरा देखा और फिर आरसी को, जो मुस्कुराते हुए अपनी प्यारी बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी। वहीं छोटी सी निशिता गुस्से में आरसी को घूर कर देख रही थी। वहीं करण हैरानी से निशा को देखते हुए बोला, आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होने लगे हैं। करण की इस बात पर निशा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ चाह सुकून आ गया था और वो एक टक निशा को चेहरा देखने लगा था। न चाहते हुए भी करण निशा की तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो रहा था। तभी अचानक से करण को होश आया कि वह क्या कर रहा है। करण ने गुस्से में अपनी नज़र निशा से हटा ली थी और मन ही मन खुद को डांटते हुए बोला, करण, ये बिल्कुल भी गलत है, तू ऐसा नहीं कर सकता। करण ने एक गहरी सांस ली और गाड़ी ड्राइव करने लगा। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी रेड सिग्नल के पास आकर रुकी। अभी 2 मिनट ही हुए होंगे कि तभी करण के दरवाजे के पास एक लड़का आया, जिसके पास ब्लैक कलर के रबर बैग थे। लड़का ब्लैक कलर की रबर बैंड करण को दिखाते बोला, साहब, ये लब बैंड ले दीजिए ना, ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 100 का है। अगर आप अपने पार्टनर्स को पहनाएंगे तो इससे आप दोनों के बीच का प्यार बढ़ेगा और आपका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होगा और किसी की भी आपके रिश्ते के ऊपर बुरी नज़र नहीं लगेगी। यह जब सुनकर निशा, जो खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी, उस लड़के की बातें सुनकर उस लड़के को अपनी तरफ बुलाया और बोली, एक दे दो। इतना बोलकर निशा ने अपनी पर्स से 500 का नोट निकाला और उस लड़के के हाथ से एक रबर बैंड लेकर उस लड़के को 500 का नोट दे दिया। लड़का 500 का नोट को देखते हुए निशा से बोला, मैडम, माफ़ करना, छुट्टा नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ, आपको 4 और दे देता हूँ। निशा मुस्कुराते उस लड़के से बोली, नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन लड़का नहीं माना और उसने एक रबर बैंड निशा को दे दिया और फिर मुस्कुराते वहां से चला गया था। निशा को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने लब बैंड आखिरकार क्यों लिया था। वो 3 ब्लैक कलर के धागों से
कंगन जैसा बनाया गया था और उसके नीचे चैन से सुंदर सा हार्ट लटक रहा था जिस पर लव लिखा हुआ था। निशा ने उस बैंड को देखा और एक दोनों बैंड को अपनी पर्स में रख लिया था और वापस से खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी थी। तभी ग्रीन सिग्नल भी हो गया था जिस वजह से करण ने अपनी कार को स्टार्ट किया और वह उसकी कार आगे की तरफ बढ़ गई थी। रौनक के दोनों आदमी अर्थव पर नजर रखे हुए थे। अर्थव की गाड़ी एक पुराने खंडहर के सामने आकर रुकी। अर्थव गाड़ी से बाहर उतरा और खंडहर के अंदर जाने लगा। कुछ ही सेकंड बाद वह खंडहर के अंदर था। खंडहर के अंदर छोटी छोटी सेल बनाई गई थी जिसमें बहुत सारे लोग कैद थे। पूरे खंडहर को अर्थव और उसके बॉडीगार्ड ने घेर रखा था। अर्थव एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया जहां एक आदमी को बुरी तरीके से जंजीरों से बांधा गया था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि असली विहान ठाकरे था जिसे दर्द देने के लिए उसकी बॉडी में ड्रग इंजेक्ट किया जा रहा था। और ये कोई नॉर्मल ड्रग नहीं था बल्कि बॉडी में पहुंचते ही इतना भयंकर दर्द पैदा करता था कि इंसान इस भयंकर दर्द को झेलने से अच्छा मौत को गले लगाना बेहतर समझता था। वहीं विहान का चेहरा तो पसीने से तरबतर था। अर्थव अपने पंजों के बल बैठा और विहान को देखते हुए बोला, अर्थव सिंघानिया की रियासत में तुम्हारी खातिरदारी तो बहुत अच्छी से हो रही होगी ना। विहान गहरी सांस लेते हुए बोल रहा था लेकिन फिर भी सही से नहीं बोल पा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर अर्थव के होंठ पर डेविल स्माइल आ गई थी। तभी अर्थव के कानों में एक गुस्से से भरी आवाज पड़ी, तो हमारे बॉस का शक बिल्कुल सही था। तुम कोई विहान ठाकरे नहीं बल्कि अर्थव सिंघानिया ही हो। अर्थव उस आवाज को सुनकर पलटा तो सामने रौनक के दो आदमी खड़े थे जिसे उस पर नजर रखने के लिए ही रखा गया था। उन दोनों को देखकर अर्थव के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले थे। आदमी गुस्से में अर्थव को देखते हुए बोला, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है क्योंकि कुछ ही देर में हमारे बॉस यहाँ पर पहुंचते ही होंगे। अर्थव बिना किसी एक्सप्रेशन के कमरे से बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे वो दोनों भी आदमी भी बाहर निकल आए थे। वही वह लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गए और अर्थव हल्के से मुस्कुराया और अपनी खतरनाक आवाज में बोला, सही कहा तुम लोगों ने, मैं कोई विहान ठाकरे नहीं बल्कि अर्थव सिंघानिया हूँ। जा बता दे अपने बॉस को, मैं भी देखता हूँ तेरा बॉस आखिरकार मेरा क्या ही उखाड़ लेता है। फिर खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन तुम लोग अपने बॉस को तभी बताओगे ना जब तुम लोग यहाँ से जिंदा बचकर वापस जा पाओगे। अगले ही पल उस आदमी कुर्सी पर बैठा हवा में लटक रहा था और उसके नीचे आग जल रही थी। कुर्सी धीरे धीरे नीचे आ रही थी जिसे देखकर उस आदमी के प्राण जैसे हलक में अटक रहे थे। वहीं दूसरे आदमी को एक बड़ी से कांच के डिब्बे में बंद कर दिया गया था जिसमें बहुत सारे जोंक थी जो कि इंसानों का खून चूस कर उसको मार देती थी। दोनों की ही हालत बहुत ज्यादा बुरी थी हो गई थी। अर्थव उन दोनों को देखकर खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुआ, क्या लगा था तुम लोगों को अर्तन सिंघानिया बहुत बड़ा बेवकूफ है जो इतनी आसानी से तुम लोगों को अपनी सच्चाई बता देगा, या फिर तुम लोग खुद को बहुत बड़ा होशियार समझते हो जिसे यहाँ लगा कि तुम और तुम्हारे बॉस अर्थव सिंघानिया की सच्चाई सबके सामने लाकर उसे खत्म कर देगा। तो सुन बेटा, सबका बाप है अर्थव सिंघानिया। तुम लोग जो प्लान बनाते हो ना उसे मैं बनाकर कब का छोड़ चुका हूँ। तुम लोग वही करते हो जो अर्थव सिंघानिया चाहता है। अभी तुम दोनों गए और उसके बाद तुम्हारा साथ भी और तुम्हारे बॉस के सब कुत्ते की मौत मरेंगे। अर्थव ने अपने आदमी को इशारा किया। उसका इशारा समझते ही कुर्सी बहुत तेजी से नीचे आने लगी थी और अगले ही पल कुर्सी आग से समा गई थी और उसमें बैठा हुआ आदमी भी आग में झुलसने लगा था। उसकी दर्दनाक चीखें पूरे खंडहर में गूंजने लगी थी। अर्थव ने एक नजर उन दोनों को देखा और अपने बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा किया। कुछ ही मिनट बाद पूरा खंडहर खाली हो गया था जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि कुछ मिनट पहले वहां पर क्या था और अब कैसा हो गया था। अर्थव ने अपने आदमी से बंदूक ली और बिना किसी एक्सप्रेशन के उसने अपनी बाजू पर गन पॉइंट करके गोली चला दी थी और कुछ ही सेकंड बाद वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा था। अर्थव के बेहोश होते ही उसके आदमी जल्दी से खंडहर से बाहर निकल गए थे और कुछ ही सेकंड बाद कई सारी ब्लैक कलर की गाड़ियां खंडहर के सामने आकर रुकी थी और दो लोग खंडहर के अंदर आए। सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई थी।
अभिषेक और रौनित हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और फिर उन्होंने जमीन पर पड़े हुए आदमी को देखा। वो दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले ही राघवेंद्र अपने आदमियों के साथ वहां पर आए और सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी। उनकी आंखों में गुस्सा आ गया। राघवेंद्र ने गुस्से में रौनित और अविनेश को देखा और फिर चिल्लाते बोले, पागलो, ये तुम दोनों ने क्या किया? हाँ, हमारे हुक्म के इक्के को ही मार दिया। दोनों को तो कुछ ही समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने तो अपने आदमियों को अर्तव सिंघानिया पर नजर रखने को बोला था ताकि वह अर्तव सिंघानिया है या फिर नहीं, लेकिन वह दोनों तो इसे गोली मारकर भाग गए थे और अब उन दोनों को ही कोई अता पता नहीं था। अभिषेक बार बार उन दोनों का कॉल ट्राई कर रहा था लेकिन दोनों का ही फोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिसे देखकर अर्तव गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मुन्ना और बंटी फोन नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं कौन से लॉक में चले गए हैं। रोनित राघवेंद्र की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया है, हमने बस अपने आदमियों को उस पर नजर रखने के लिए बोला था। उसे क्या पता था कि वह इसे जान से ही मार देगा। राघवेंद्र गुस्से में उन दोनों को घूरते हुए बोला, तुम दोनों का हिसाब तो बॉस करेंगे। अभी इसे जल्दी से उठाकर अस्पताल लेकर चलो, अगर ये मर गया तो हमारा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। हॉस्पिटल अर्थव का हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। इस वक्त वह ऑपरेशन थिएटर रूम के अंदर था। अभिषेक और रोनित गुस्से में ऑपरेशन थिएटर के बाहर टहल रहे थे। अभिषेक बार बार अपने आदमियों को कॉल लगा रहा था जिससे उन दोनों को गुस्सा आ रहा था। वहीं अस्पताल के बाहर राघवेंद्र फोन पर किसी से बात कर रहा था। बॉस, मैंने पहले ही आपसे कहा था, इन दोनों बेवकूफ़ों को रखने का कोई फायदा नहीं है। इन सब ने तो विहान ठाकरे को जान से ही मारवा दिया था। वह तो अच्छा हुआ कि विहान ठाकरे ने मुझे मैसेज कर दिया था तो मैं सही वक्त पर वहां पर पहुंच गया, वरना आज तो कुछ भी हो सकता था। दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज आई, नहीं, ये दोनों अभी हमारे बहुत काम के हैं। विहान ठाकरे कैसा है उसकी पल पल की खबर मुझे देते रहना। इतना बोलकर उस शख्स ने कॉल को कट कर दिया था। वहीं राघवेंद्र ने फोन को जेब में रखा और अस्पताल के अंदर चले गए। अंदर आकर उन्होंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि विहान की कंडीशन क्रिटिकल है। उन्होंने गोली तो निकाल दी है लेकिन खून ज़्यादा बह जाने से अभी भी उनकी जान को खतरा है। यह सुनकर तो राघवेंद्र को इतना गुस्सा आया कि वो गुस्से में रौनित और अभिषेक के पास आया और फिर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोले, तुम दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से अगर विहान ठाकरे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभिषेक भी गुस्से में राघवेंद्र पर चिल्लाते हुए बोला, ओए बुढ़े, तुझे कब से समझा रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन तेरे दिमाग तो ये बात जैसे घुस ही नहीं रही है। और उसे कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, खाली नौटंकी कर रहा है। अभिषेक की बात सुनकर राघवेंद्र का गुस्सा तो इतना आया कि वह अभी यहीं पर इसकी जान ले ले, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और वहां से चले गए। वहीं ऑपरेशन थिएटर के अंदर अर्थव आराम से बेड पर बैठा हुआ शराब पी रहा था और एक हाथ से अपने फोन पर कुछ कर रहा था। तभी डॉक्टर हकलाते हुए जल्दी से अंदर आते हुए बोला, आपने जैसा कहा था ना, वैसा मैंने बिल्कुल वैसा ही कर दिया है। वो बॉस अर्थव सिंघानिया का आ रहा था, इतना खतरनाक था कि जो भी उसके सामने आए उसकी जुबान अपने आप ही हकलाने लगती थी। अर्थव ने बिना डॉक्टर की तरफ देखे अपना सिर धीरे से हाँ में हिला दिया और शराब पीने लगा। इस वक्त उसके होठों पर कातिलाना स्माइल थी जिसे देखकर वहां खड़ी नर्स बार बार उसे ललचाई नजरों से देखे जा रही थी। अर्थव बिना देखे ही यह सब कुछ नोटिस कर रहा था लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। लेकिन जब बार बार उसे खुद पर अपनी नजरें फील हो रही थी तो वह गुस्से से चिल्ला उठा, अगर आप एक बार भी किसी ने अपनी नजर उठाकर मुझे देखा ना तो उसे हॉस्पिटल के साथ साथ जलाकर राख कर दूंगा। अर्थव की धमकी सुनकर सभी लोगों ने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली थी क्योंकि सबको ही पता था अर्थव सिंघानिया जो कहता था उसे करके ही रहता था। वो कभी भी खोखली धमकियां नहीं देता था। वहीं विला में सब लोग पहुंच गए थे। सिया अपनी दोनों बेटियों से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो दिखाती नहीं थी लेकिन वह अपने परिवार को सबसे ज्यादा मिस करती थी। निशा सिया के गले लगकर मुस्कुराते बोली, भाभी कैसी हैं आप? सिया निशा को खुद से अलग करके मुस्कुराते बोली, बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो निशा? और फिर पूरे परिवार वो कैसा है? सिया की बात सुनकर निशा उदास होते बोली, भाभी
आप दोनों के बीच क्या हुआ जो आप दोनों ने एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया? आप दोनों तो एक दूसरे से कितना प्यार करते थे ना। तभी सिया निशा की बात को बीच में काट कर गुस्से से बोली, अगर तुम्हें उस आदमी की बात करनी है ना तो मेरे पास बात करने के लिए वक्त नहीं है। मैंने खुद अपनी मर्जी से अर्थव को डिवोर्स दिया है और मैं उसके बिना बहुत खुश हूँ। और मैं ही क्या, वह भी तो बहुत खुश है ना। तो जब हम दोनों ही इतने ज्यादा खुश हैं तो तुम लोग को क्या फर्क पड़ता है? तुम यहाँ अर्थ और समर्थ से मिलने आई हो तो बेहतर होगा तुम उन्हीं से मिलो। आरशी और निशिता अपनी मम्मा से मिलकर बहुत खुश थी और सिया भी। वह काफी टाइम बाद अपनी बेटियों को देख रही थी। सिया प्यार से अपनी दोनों बेटियों के माथे पर किस करते बोली, आरशी, निशु, आप दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? निशु प्यार से सिया के गाल पर किस करते बोली, नहीं 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 बड़ी माताश्री, लेकिन आप कब आओगे? बड़े पिताश्री आपको बहुत याद करते हैं और हम सब भी। और आपको पता है आरसी दीदी का बॉयफ्रेंड है, वो उससे फोन पर बात करती हैं। नितिशा के मुंह से अपनी चुगली सुनकर आरसी गुस्से से उसे खोने लगी थी। फिर सभी लोग मिलकर बात करने लगे थे और आरसी निशिता को खेलने लगी थी। आरसी भाग रही थी और नितिशा उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। श्रुति काफी देर से आरसी को ही देखे जा रही थी। आरसी भाग रही थी तभी उसका पैर फर्श पर गिरे, पानी से स्लिप हो गया और वो गिरने ही लगी थी। यह देखकर श्रुति, जो कि कोने में ही खड़ी हुई थी, वह गिरती से पहले ही उसे किसी ने बचा लिया। आरसी ने सामने देखा तो सामने बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि श्रुति ही थी। आरसी जल्दी से श्रुति से अलग हुई और वहां से जाने लगी थी। तभी श्रुति जी की नजर आरसी के गले के पीछे बने हुए निशान पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। श्रुति हैरानी से आरसी को देखते हुए बोली, ये तो जैसे खुशी के गले के पीछे निशान था बिल्कुल वैसा ही है। इसका मतलब ये मेरी बेटी है जिसे मैं खोज रही थी। बोलते हुए श्रुति की आंखों में चमक और आंखों में आंसू आ गए थे। आरसी सिया के पास आई और पास ही पड़े सोफे पर बैठ गई। श्रुति जल्दी से घबराते हुए उसके पास आई और उसे अपने गले से लगाकर रोते हुए, मेरी बेटी। किसी अजनबी को इस तरीके से अचानक से उसे गले लगाने पर आरसी हैरान हो गई थी, लेकिन अगले ही पर फिर गुस्से से चिल्लाते बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? श्रुति ने आरसी को खुद से अलग किया और फिर उसे गुस्से से घूर कर देखने लगी थी। उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से उसके गाल पर किस करने लगी थी। उसकी इस हरकत पर वहां का मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे। सिया गुस्से से श्रुति से बोली, ये क्या कर रही हो तुम? वो मेरी बेटी है। उसकी बात सुनकर श्रुति ने अपनी आंखों भरी आंसुओं से सिया को देखा और फिर रोते हुए, ये आपकी बेटी नहीं, ये मेरी बेटी है जिसे मैं खोजने के लिए यहाँ आई थी। श्रुति की बात सुनकर सिया गुस्से से उनके पास आई और उसने बिना सोचे समझे उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। उसका हाथ पकड़कर उसे विला से बाहर निकालने लगी। श्रुति बार बार रोते हुए यही बोल रही थी कि आरसी उसकी बेटी है, लेकिन सिया उसकी बातें सुनने को तैयार ही नहीं थी। तभी श्रुति के कानों में सिया की आवाज पड़ी, वहां पर जो पानी गिरा है ना उसे साफ कर दो। सिया की आवाज सुनकर श्रुति घबरा गई थी और इधर उधर देखने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सिर्फ एक भयानक सपना था और कुछ भी नहीं। यह सब सोचकर श्रुति ने एक गहरी राहत की सांस ली थी और उसने मेरे मन में कहा, नहीं, मैं जल्दबाजी में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और कोई भी मेरी बात पर यकीन भी नहीं करेगा। मुझे अभी शांत रहना होगा और सही वक्त का इंतजार करना होगा। सही वक्त आते ही मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए सबसे दूर चली जाऊंगी। बोलते हुए श्रुति ममता भरी आंखों से आरसी को ही प्यार से देखे जा रही थी। श्रुति आरसी के पास आई और प्यार से उससे बोली, बेटा आपको कुछ चाहिए तो नहीं? आरसी फोन पर इंस्टाग्राम की रील्स देख रही थी। श्रुति की आवाज सुनकर उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नहीं। श्रुति वहां से जाने की बजाय आरसी को अभी ममता भरी नजरों से ही देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह अभी अपनी बेटी को अपने गले से लगाकर खूब सारा प्यार करे, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से अपनी ममता को कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि उसे सबसे पहले ये प्रूव करना था कि यह उसकी ही बेटी है, वरना कोई भी इतनी आसानी से उसकी बात पर कभी भी भरोसा ही नहीं करेगा और ना ही यकीन करेगा। और क्या पता गुस्से में उसे यहाँ से निकाल दिया जाए और वह तो अभी अपनी बेटी को सही से देख भी नहीं पाई थी, क्या पता वह देख भी ना पाए। यही सब सोचकर श्रुति अपनी ममता को कंट्रोल कर रही थी। तभी नितिशा बोली, आंटी एक गिलास
लेकिन श्रुति तो आरती को देखने में इतनी बिजी थी कि उसके कानों में नितिशा की आवाज ही नहीं पड़ी। नितिशा ने 2-3 बार और श्रुति से कहा। श्रुति को कोई रिस्पॉन्स ना देता हुआ देखकर सिया की तेज आवाज में उसे आवाज दी। सिया की आवाज सुनकर श्रुति हड़बड़ाते हुए बोली, जी जी मालकिन। सिया ने गुस्से में श्रुति से बोला, तुम्हारा ध्यान कहाँ है नितिशा? बार बार तुमसे पानी मांग रही है, जाओ जाकर किचन से एक गिलास पानी लेकर आओ। श्रुति के अपना सिर हाँ में हिलाया और किचन की तरफ चली गई। हॉस्पिटल में राघवेंद्र, अभिषेक, रोनित तीनों ही बहुत ज्यादा परेशान थे। अगर विहान ठाकरे को कुछ भी हुआ तो उनका सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। यही सोच सोच कर तीनों का दिमाग खराब हुआ जा रहा था। राघवेंद्र अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने गुस्से से रोनित के मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया था और फिर गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, मैंने पहले ही कहा था ये आदमी विहान ठाकरे है, लेकिन तुम दोनों को तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं करना था ना। और अब देखो क्या हो गया। रोनित भी कम नहीं था, उसने भी गुस्से से राघवेंद्र का कॉलर पकड़कर उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया और देखते ही देखते वह तीनों कुत्ते बिल्लों की तरह लड़ने लगे थे। राघवेंद्र अकेला था और वह दोनों ही राघवेंद्र के ऊपर पूरी तरीके से भारी पड़ रहे थे। तभी डॉक्टर गुस्से में उन तीनों के पास आई और चिल्लाते हुए बोली, अगर तुम लोगों को लड़ना है तो प्लीज आप लोग बाहर या फिर अपने घर पर जाकर लड़ो। ये तुम्हारा घर नहीं है, हॉस्पिटल है। यहाँ पर एडमिट पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है। और डॉक्टर की बात सुनकर अभिषेक ने गुस्से से अपनी जलती भरी निगाहों से उसे देखा। डॉक्टर बेचारा वहां से यह देखकर ही घबरा कर भाग गया था। वहीं अभिषेक ने फिर राघवेंद्र को देखा। तीनों को ही बहुत बुरी तरीके से चोट लगी हुई थी और सबसे ज्यादा तो राघवेंद्र ने गुस्से से उन दोनों को देखा और वहीं पड़ी चेयर पर बैठ गए। वहीं अर्थप आराम से ऑपरेशन थिएटर के अंदर बेड पर बैठा हुआ उन तीनों की बातें सुन रहा था। इस वक्त उसके होंठों पर हल्की सी खतरनाक स्माइल बनी हुई थी। अब तुम दोनों की लड़ाई ही तुम्हें बर्बाद करने में मेरी मदद करेगी। 2 दिन बीत गए। अब अर्तब ठीक हो गया था और ये खबर सुनकर राघवेंद्र और उसके साथी भी बहुत खुश हो गए थे। अगले दिन अर्तब अपने वार्ड में लेटा हुआ था। तभी राघवेंद्र उसके पास आया और मुस्कुराते बोले, उम्मीद है तुम बिल्कुल ठीक होंगे। राघवेंद्र की बात सुनकर अर्तब हल्की से मुस्कुराया और उसे ताना मारते हुए बोला, क्यों? मेरे ठीक होने से तुम्हें और तुम्हारे साथी तो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे ना। तुम लोगों ने तो मुझे मारने की पूरी प्लानिंग ही कर रखी थी, लेकिन मौत को मारने वाला इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? इसीलिए मैं बच गया था, लेकिन अब तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बोलते हुए अर्तब को चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया था। अर्तब के आगे गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था मुझे गद्दारी पसंद नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने तो मौत से भी गद्दारी की है और जिसका इनाम मैं तुम लोगों को जरूर दूंगा। अर्तब सिंघानिया की प्रॉपर्टी और सिया रायजादा की मौत चाहिए थी ना। अब मैं तुम लोग सबको लोगों की मौत दूंगा और उसके बाद सिया रायजादा को मारकर पूरी मुंबई का किंग बन जाऊंगा। अर्तब का गुस्सा देखकर राघवेंद्र डर से कांपते हुए बोले, तुम हम लोगों का यकीन करो, हम लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की है। वह तो कुछ पल लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने भी तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की थी। वो उन लोगों के आदमियों ने तुम पर अटैक किया था और हमारा यकीन करो। अर्तब गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम लोगों का यकीन? तुम लोगों ने क्या मुझे पागल समझ रखा है क्या? अगर सही वक्त पर मुझे हॉस्पिटल नहीं लाया जाता ना तो मैं सीधे ऊपर निकल लेता और फिर मेरा भूत तुम लोगों की बात पर यकीन नहीं करता तो तुम लोगों को तड़पा तड़पा कर मार देता। बड़े आए भरोसा करने वाले। कुछ सोचकर और रहस्यमय तरीके से फिर मैं मुस्कुराते हुए बोला, मेरे पास तुम लोगों के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। अगर मैं चाहूँ तो तुम लोगों को 2 सेकंड के अंदर अंदर जेल के अंदर करवा सकता हूँ, लेकिन नहीं, तुम जैसे मेरी जरूरत है वैसे मुझे तुम्हारी भी है। बोलते हुए अर्थव ने राघवेंद्र की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर पहले से डर और फिर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। जिस पर अर्थव आगे बोला, लेकिन नहीं, मैं तुम लोगों के साथ एक नई शर्त पर काम करूंगा। जब तुम मेरे गुनहगारों को मेरे सामने पेश करोगे ताकि मैं उन्हें तड़पा तड़पा कर मार सकूं। अगर तुम्हें मेरी डील मंजूर है तो ठीक, वरना जेल में चक्की पीसने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, काम आएगी। और फिर जल्दी से अपना फैसला बता दो, क्योंकि मेरे पास तुम लोगों की फालतू फालतू बातों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अब जाओ यहाँ से। फिर मुंह बनाते हुए, तुम्हारी वजह से पहले ही मेरा खून काफी ज्यादा निकल चुका है और अब तुम्हें देखकर मेरा खून जल रहा है। अगर ऐसे ही मेरा खून जलता रहा ना तो मैं खुद ही भगवान के घर निकल लूंगा। राघवेंद्र ने कुछ पल अर्तव को देखा और फिर
जल्दी से कमरे से बाहर चला गया था। एक कमरे में राघवेंद्र फोन पर अपने बॉस से बात कर रहा था और बाकी सब खड़े थे। कुछ देर बाद राघवेंद्र ने कॉल कट करके सबके पास आया और गुस्से से अभिषेक और रौनक को देखते हुए बोला, बॉस ने ऑर्डर दिया है कि तुम दोनों को विहान ठाकरे के पास जाना होगा और उससे माफी मांगनी होगी। राघवेंद्र की बात सुनकर अभिषेक गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, नो नेवर। अभिषेक रायजादे ने कभी भी किसी से माफी नहीं मांगी है और ना ही कभी ऐसी नौबत आई है। रौनक भी गुस्से से राघवेंद्र को घूरते बोला, और माफी भी किस बात की, जो हमने गलती की ही नहीं है। हमने ऑर्डर नहीं दिया था उस विहान ठाकरे को मरवाने का, फिर हम लोग क्यों माफी मांगे? हाँ। उनकी बातें सुनकर राघवेंद्र का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। वहीं रौनक गुस्से से बोला, उसकी इतनी औकात है जो हम लोग सबसे माफी मांग सके? उन तीनों की बहस सुनकर मास्क मैन गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, चुप करो तुम तीनों, मेरे पास एक आइडिया है। मास्क मैन की बात सुनकर सब लोग उसकी तरफ ही देखने लगे थे। मास्क मैन सस्पेंस से मुस्कुराते बोला, तुम जाकर विहान से माफी मांगो और उसके बाद हमारा प्लान, जिसमें सिया रायजादा की मौत और उसकी मौत का इल्जाम दोस्ती विहान ठाकरे प्यार पर में है ना, बदल गई उसके बाद और अर्तव दोनों और ने सिया की धर्मेंद्र सारी जी के प्रॉपर्टी आशीर्वाद से शादी कर हम ली सबके, और तीनों बॉस भी खुशी खुश और खुशी हम भी एक खुश। साथ रहने लगे। तो दोस्तों, मास्क मैन का आप प्लान सबको उनके सभी धर्मेंद्र जी का लोगों फैसला सुनकर कैसा लगा? मुस्कुराने लगी कमेंट थी, बॉक्स लेकिन में अभी अपने भी राय विचार रोनित और लिखकर जरूर अभिषेक को विहान बताइएगा। ठाकरे से माफी मांगना मंजूर धन्यवाद। नहीं था। लेकिन बॉस के ऑर्डर पर उन लोगों को मानना ही पड़ा। सिंघानिया मैंसन निशा कमरे में बेड पर बैठी अपने फोन में कुछ स्क्रॉल कर रही थी, तभी उसके सामने एक आर्टिकल खुल गया जिसका टाइटल था, एक सच्चे प्यार की निशानी। निशा वैसे तो कुछ ऐसी चीजें उजूल फुजूल बातों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन इस बार वो चाहते हुए भी उसने उस टाइटल पर क्लिक कर लिया था और अगले ही पल उसके सामने स्क्रीन पर बहुत सारी प्यार की निशानियां लिखी हुई थी, जैसे कि उसका पार्टनर उसके लिए कुछ करने को तैयार रहता है। ये तो सच्ची मोहब्बत की निशानी है। अगर आपका पार्टनर आपकी गलतियों को हमेशा माफ कर देती है तो यह आपकी सच्ची मोहब्बत की निशानी है। इस तरह इसका प्यार पाना आपके लिए सौभाग्य की बात है। उसकी गैर मौजूदगी में अगर आपको हर जगह वही दिखाई दे रहा है और हर वक्त सिर्फ दिल में उसका ही ख्याल आए, तो समझो कि आपको सच्चा प्यार हो गया है। हर वक्त सिर्फ उसे ही देखने का मन करे, सोते हुए भी सिर्फ उसका ही ख्याल आए, तो समझ लेना कि आपको सच्चा प्यार हो गया है और आपको जल्द से जल्द अपने दिल की बात अपने पार्टनर्स को बता देनी चाहिए। ये आर्टिकल पढ़ते हुए निशा के दिमाग में अचानक से मिहिर का ख्याल आ गया था और कैसे उसका प्यार पाने के लिए उसकी डायमंड रिंग को खोजा था और उसकी बचकानी बातों और उसकी शरारती को हमेशा नजरअंदाज किया था। उससे एक शब्द नहीं कहा। ये सब याद आते ही निशा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वह जल्दी से खुद से बोली, क्यों मुझे उसकी यादें बेचैन कर रही हैं? क्या मुझे भी मिहिर से प्यार तो नहीं हो रहा है ना? और अगले ही वक्त वह एक्साइटेड होकर बेड से खड़ी हुई और उछलते बोली, हाँ मुझे उससे प्यार हो गया है। आई एम फेलिंग विद लव इन हर। मिहिर, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव सो मच, अकड़ू चढ़ू और आई लव यू सो मच। और तुम्हारी डिवोर्स की तो मैं नहीं मानती। अब तुम से मेरे से तैयार हो जाओ मुझे छेड़ने के लिए। बोलते हुए निशा के चेहरे पर एक्साइटमेंट ने साफ झलक रहा था। करण गुस्से से कमरे में टहलते हुए खुद से बोल रहा था, पागल हो गया हूँ मैं? कैसे निशा की तरफ अट्रैक्ट हो सकता हूँ? मुझे उससे प्यार कैसे हो सकता है? तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ बढ़ी, प्यार तो किसी से भी हो सकता है। करण ने इस आवाज़ को सुनकर हैरानी से अपने सामने देखा तो सामने रीमा की परछाई खड़ी थी। करण रीमा को देखकर इमोशनल होते बोला, प्लीज़ तुम बताओ ना मुझे क्या हो रहा है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो फिर मैं कैसे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता हूँ? मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ? रीमा ने मुस्कुराते हुए बोली, विशाल तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो, बल्कि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हो और ये कोई धोखा नहीं है। तुम धीरे धीरे निशा से प्यार करने लगे हो और इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इसलिए बार बार खुद को दोष देना बंद करो। प्यार चीज ही ऐसी है जो कभी भी किसी से भी हो सकता है। हमें खुद भी पता नहीं चलता कि हम कब किससे प्यार करने लगे। तो तुम जाओ और निशा को अपने दिल की बात बता दो। करण घबराते हुए बोला, नहीं मैंने उसके साथ इतना सब कुछ किया और वह मुझे माफ़ नहीं करेगी। जो हम दोनों के साथ हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वह मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट भी करेगी और मुझे खुद नहीं लगता कि मुझे उसके सामने अपना प्रपोजल रखना भी चाहिए। भले ही मेरे दिल में निशा के लिए कोई फीलिंग्स आई हो, लेकिन मैं उसे अपनी ज़िंदगी से लाकर तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। मुझे तुम्हारे लिए तड़पना मंजूर है, लेकिन किसी की
अपनी ज़िंदगी में लाना नहीं, और कुछ दिन बाद मैं खुद भी निशा को भूल जाऊंगा। भले ही आज तुम मेरे साथ नहीं हो, लेकिन तुम्हारा प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। शादी के वक्त मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाऊंगा, और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। इतना बोलकर करण ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। करण ने कुछ सेकंड बाद अपनी आंखें खोली तो वहां पर कोई नहीं था। करण मुस्कुराते हुए खुद से बोला, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर लम्हा ही मुझे जिंदगी जीने के लिए काफ़ी है। आई लव यू रियम। बोलते हुए करण ने खुद को हक कर लिया था। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। कुछ लोग वक्त के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ लोग अपने प्यार के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी काट लेते हैं। 2 दिन बाद अर्तब बड़ी सी कुर्सी पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके सामने अभिषेक और रोनित खड़े हुए थे, और एक किनारे राघवेंद्र भी खड़े हुए थे। राघवेंद्र अर्तब को देखते हुए बोले, इन दोनों ने जो भी किया वह अपने लिए बहुत शर्मिंदा है। और तभी अर्तब ने अपना हाथ दिखाकर राघवेंद्र को चुप होने का इशारा किया, और एटीट्यूड में अभिषेक और रोनित को देखते हुए बोला, ये लोग अपने किए पर कितना शर्मिंदा है ये तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं कैसे मानूं। खतरनाक तरीके से मुस्कुराते, और जब तक मुझे किसी भी बात पर यकीन नहीं हो जाता ना, उस बात पर नहीं मानता। प्रूव करो कि तुम लोग अपने किए गए शर्मिंदा हो। अर्तव की बात सुनकर राघवेंद्र, रोनित और अभिषेक कंफ्यूजन से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे थे। राघवेंद्र कंफ्यूज होकर अर्तव से बोला, लेकिन ये लोग प्रूफ कैसे करेंगे। अर्तव ने एक नज़र राघवेंद्र को देखा और फिर रोनित और अभिषेक का चेहरा देखते हुए बोला, सिंपल सा आइडिया है मेरी राजा। सजा भुगतने के बाद अगर तुम दोनों जिंदा बच गए तो सोच लेना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अगर नहीं तो। अर्तव की आवाज़ शांत थी, लेकिन उसकी शांत आवाज़ ही लोगों के दिल में अपना डर कायम करने के लिए काफ़ी थी। अर्तब ने अपना फ़ोन निकालकर किसी को ऑर्डर किया। उसका ऑर्डर सुनकर ना चाहते हुए भी अभिषेक, रोहित और राघवेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए थे। अर्तब ब्लैक कलर की जीप में ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, और पीछे जीप में रस्सी से अभिषेक और रोहित हाथों में बांधा गया था, और उनका बाकी शरीर रोड पर था। राघवेंद्र उन दोनों की हालत देखकर डर से कांप रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अर्तब को मना करने की। उसने तो सोचा था कि विहान उन दोनों की कोई छोटी मोटी सजा देगा, लेकिन यहाँ तो वह दोनों को ही करने की प्लानिंग कर रहा था, जो कि कोई सिंपल प्लानिंग नहीं थी बल्कि बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। कक्कड़, पत्थर, कांच टुकड़े, बड़ी बड़ी कीलें, उन सबको पूरा रोड सजाया गया था। कक्कड़, पत्थर, कांच के टुकड़े, कीलें, ये सब इतनी मजबूत थी कि एक गाड़ी भला ही इसका क्या ही कुछ बिगाड़ सकती थी। अर्तब शायद लगे मिरर से खुद को देखते हुए, खतरनाक और मौत से डरने वाले लोगों को मौत से गद्दारी नहीं करनी चाहिए, और मौत से भयंकर दर्दनाक मौत होती है, और यमराज से खतरनाक अर्तब सिंघानिया। इतना बोलकर अर्तब ने एटीट्यूड में अपनी आंखों पर सनग्लासेस चढ़ाई और जीप स्टार्ट करके फुल रफ्तार में सड़क पर दौड़ाने लगा। जमीन पर बिछे कंकड़, पत्थर, कांच के बड़े बड़े टुकड़े, कीलें गाड़ी में सबको पार करते हुए आगे बढ़ रही थी। ये सारी चीजें गाड़ी के पीछे बंधे अभिषेक और औरत को घायल कर रही थी। कुछ ही पल में उनका शरीर पूरा खून से रंग गया था, और पूरा रोड पर उनकी दर्दनाक भरी आवाज सुनाई दे रही थी। उन दोनों को बस ऐसा ही लग रहा था जैसे वो दोनों ही कुछ पल में मरने वाले हैं। साथ ही उन्हें अपने साथियों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, खासकर राघवेंद्र पर। रोड पर गाड़ी के फुल रफ्तार में चलाने की आवाज और उसकी दर्दनाक भयंकर चीखें गूंज रही थी। रोड पर गुजरने वाला हर आदमी यह नजारा देखकर डर से अंदर तक कांप रहा था। अर्तब के कानों में ये आवाज पड़ रही थी जो उसके दिल को बेहद सुकून दे रही थी। इन सब उसके होठों पर एक खतरनाक और भी ज्यादा मुस्कुराहट आ गई थी। अर्तब की गाड़ी बड़ी से गड्ढे जिसे गंदे पानी मिट्टी से भरा हुआ था, उसे पार करते हुए उसने अचानक से ब्रेक लगाया। गाड़ी आवाज रुक गई, और जैसे उन दोनों को एक नया जीवन दान मिल गया हो। अर्तब ने मुस्कुराकर अपनी आंखों से सनग्लासेस उतारे और साइड मिरर से उन दोनों की हालत देखकर मुस्कुराते बोले, अर्तब सिंघानिया के ट्रेलर नहीं उन लोगों की हालत खस्ता करती है, अभी तो एक दर्दनाक फिल्म आ गई है। इतना बोलकर अर्तब ने जीप से नीचे जंप मारी और उन दोनों के पास आया। उसकी हालत पर तरस खाने का ड्रामा करती, ओ तेरी, तुम दोनों की हालत तो नाली के गंदे सुअर जैसी हो गई है। तुम लोगों की इसकी हालत देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है, और मुझसे ज़्यादा तो तुम्हारे साथियों को। अभिषेक और रौनक की हालत देख के बिल्कुल मरने वाली हो गई थी। उनके शरीर पर हर तरफ घाव ही घाव थे, जिनमें से खून निकल रहा था। उनका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। उनका पूरा शरीर कंकड़, पत्थर, कांच और कीलों से छना हुआ था, और कुछ चीज़ तो उसके शरीर के फाड़ते हुए उनके अंदर घुस गई थी, जिससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। दोनों ज़्यादातर होश में ही नहीं आ पाए थे, और गाड़ी दौड़ते वक्त ये दोनों ही बेहोश हो गए थे। अर्थात अभी तक उन दोनों को ही देख रहा था। तभी राघवेंद्र भी भागते हुए वहां पर आया और उन दोनों को देखकर गुस्से में अर्तव से बोला, ओह माय गॉड, तुमने तो इन दोनों को मर्डर ही कर दिया।
अर्थात मामनन हंसते बोला, मर्डर नहीं, बस बेहोश हुए हैं, सांसें अभी भी चल रही हैं। इन दोनों को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल जाओ, वरना अपनी मुलाकात हमारी पुलिस स्टेशन में होगी, जेल जाओगे, वह भी इन दोनों के खून के करने के इल्जाम में। बोलते हुए अर्थव के होठों पर जैविस स्माइल आ गई थी। अर्थव की बात सुनकर राघवन गुस्से से उसे खून लगा था, लेकिन अभी उसके पास उन दोनों की हॉस्पिटल ले जाने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। उसने जल्दी से अपना फोन निकालकर हॉस्पिटल कॉल किया। कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस वहां पर आ गई। डिपॉट बॉय ने जल्दी से उन दोनों की रस्सी खोलकर उन दोनों को अलग अलग स्टेशन पर लिटाया और उन दोनों को लेकर वहां से जाने लगे। राघवन गुस्से से जाते हुए अर्थव से बोले, विहान ठाकरे, तुमने हम लोगों से होशियारी दिखाकर अच्छा नहीं किया है, इसका अंजाम क्या होगा तुम से सोच भी नहीं सकते। अर्थव राघवेंद्र की बात सुनकर सरकास्टिक मुस्कुराते हुए बोला, जो करने से पहले सोचे वो विहान ठाकरे ही नहीं हो सकता, जिसने अर्थव सिंघानिया को मारने से पहले एक बार नहीं सोचता, वह तुम कुत्तों के मारने से पहले क्या ही सोचेगा। लेकिन अब तुम लोग सोचो आगे क्या करना पसंद करोगे। इतना बोलकर अर्थव ने एटीट्यूड में अपनी आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ाए और जीप में बैठकर वहां से चला गया था। राघवेंद्र गुस्से से जीप को जाते हुए दांत पीसते बोला, जितना शेर की तरह दहाड़ता है ना, दहाड़ लो। शेर के मुंह को बंद कैसे करना है ये राघवेंद्र सिंघानिया को बहुत अच्छे से आता है। बोलते हुए राघवेंद्र का चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया था। सिंघानिया मेंशन निशा का कमरा। निशा अपनी पैकिंग करके कमरे से बाहर आई, तभी सामने से आ रहे करण की नजर उस पर पड़ी। करण निशा को इग्नोर करके वहां से जाने लगा कि तभी उसके कानों में निशा की आवाज पड़ी, करण। निशा की आवाज सुनकर करण के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। करण ने बहुत मुश्किल से अपने जज्बातों को संभाला और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए निशा के पास आया और बोला, हाँ बोलो। निशा थोड़ी झिझकती बोली, एक्चुअली मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। मैं वापस अपने ससुराल जा रही हूँ, क्या तुम मुझे दिल्ली ड्रॉप कर दोगे। एक्चुअली अगर भाई को पता चला कि मैं अकेली गई हूँ तो वो गुस्सा करेंगे और उन्हें तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए प्लीज़। बोलते हुए निशा रिक्वेस्ट भरी नजरों से करण को देख रही थी। निशा के जाने की बात सुनकर करण हैरान हो गया और उसके जाने की खबर सुनकर उसे बुरा भी लगा, इसलिए तपाक से बोला, तुम्हारा ससुराल, लेकिन मिहिर ने तो तुम्हें डिवोर्स दे दिया है ना। बोलते हुए करण, तुम्हें डिवोर्स दे दिया। अचानक ही रियलाइज हुआ कि वो क्या बोल गया, इसीलिए जल्दी से अपनी बात को संभालते बोला, आई एम रियली सॉरी, वो मैंने गलती से तुम्हारे बेड पर रखे हुए डिवोर्स पेपर को देख लिया था। करण की बात सुनकर निशा ने गहरी सांस ली और हल्का सा मुस्कुराते बोले, इट्स ओके। हाँ ये सच है कि मिहिर ने मुझे डिवोर्स दे दिया, लेकिन मैंने नहीं। 5 सालों में मैं खुद को इतना तो बदल लिया है कि मुझे कभी उसकी सच्ची मोहब्बत दिखी ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे उससे दूर होकर मुझे रियलाइज हुआ, आई एम फैलिंग इन लव विद हिम। प्यार करने लगी हूँ मैं उससे बहुत ज़्यादा, इतना कि उसके अलावा मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता। और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उसके पास जाऊँ और उस दिमाग में मेरे लिए जो भी है उसे निकाल दूँगी। तो आगे स्टोरी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।